अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली, अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। आपको मालूम है कि जब भी मैं इस प्रोग्राम में बात करती हूं मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से, जो कि वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम है, और मैं ये जानती हूं कि आजकल इस हाउसिंग स्कीम के बारे में घर घर जो है डिस्कस हो रहा है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि जब से इसमें बैंकिंग को बहुत ज़्यादा स्टेट बैंक ने इन्वॉल्व किया है, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि हमारे साथ जो भी मेहमान इस प्रोग्राम में आएँ वो इस पर बात भी करें और वो खुद भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। उनका भी बैंकिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद तनवीर हुसैन, जनरल मैनेजर कमर्शियल बैंकिंग, मीज़ान बैंक लिमिटेड। इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तनवीर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं। और जब मैं बात करूंगी बैंकिंग के हवाले से आपसे, तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत अच्छे और मौसर तरीके से जवाब देंगे और लोगों को समझा सकेंगे कि वाकई बैंकिंग जो है जितना वो मुश्किल समझते हैं उतना मुश्किल मरहला ये है नहीं। लेकिन तनवीर साहब, मैं चाहूँगी उससे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कब से इससे मुंसलिक हैं, और ख़ासतौर से जो लो हाउसिंग स्कीम के बारे बात हो रही है, प्रोजेक्ट पे बात हो रही है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट मैंने आई स्टार्टेड बैंकिंग तो 2006 से मैंने बैंकिंग स्टार्ट की, और 2006 से थ्रू आउट मैं इस्लामिक बैंकिंग से ही मुंसलिक रहा हूँ। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से साथ साथ लो कॉस्ट हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में बैंक्स जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी इब्तिदा है ये जी। और मैं साथ में ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस्लामिक बैंकिंग कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है इस सफ़र में, जिसमें एक रियल इस्टेट रिजीम एक मुल्क में बनने जा रहा है। जी। तो मैंने जब 2006 में बैंकिंग स्टार्ट की, उसके बाद देन आई ज्वाइन मीज़ान बैंक इन 2013। तो 2013 से मैं मीज़ान बैंक के साथ एसोसिएटेड हूँ। मीज़ान बैंक अल्हम्दुलिल्लाह 900 ब्रांचेस का नेटवर्क है जी। और आपने अभी हमारे माशाल्लाह से रीसेंट रिजल्ट्स भी देखे होंगे। मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाँचवें से चौथे नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, या बाकी रिजल्ट्स आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये प्रूव हो जाएगा कि हम कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला का बेशुमार करम है, और हम हर तबके को, हर तरह के कस्टमर्स को हम इसमें कैटर कर रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर फाइनेंस भी है, इसके अंदर कॉर्पोरेट बड़ी कंपनीज़ को फाइनेंस भी हम करते हैं। फिर साथ साथ हम जितना रिटेल और एसएमई साइड का सेगमेंट है उसकी भी हमारी बहुत अच्छी हम अच्छी तरीके से उनको सहूलियात फराम कर रहे हैं। जो आपका कंसर्न होता है जनरली लोगों का कि बैंकिंग जो है वो शाये है और इस तरह के तबके को अकोमोडेट नहीं करते हैं, तो मीज़ान बैंक का जो सफ़र है उसमें आप ये देखें कि हमारे साथ 2 सालों में हमें 2018 और 2020 में बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीस आर द फ्यू अचीवमेंट्स जो कि मीज़ान बैंक के साथ हैं। रही बात मेरी, तो मैं बाय क्वालिफ़िकेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और साथ साथ मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ कमर्शियल बैंकिंग में मल्टीपल सेगमेंट्स को सर्व कर रहा हूँ। उन सेगमेंट्स में कमर्शियल व्हीकल भी है, एग्रीकल्चर फाइनेंस भी है, और लार्ज कमर्शियल क्लाइंट्स भी हैं। तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस इज़ पार्ट ऑफ माई सेगमेंट। तो अल्लाह ताला का ये भी बेशुमार करम है कि हमने जो पिछले 1.5 साल में कोशिश की हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में, तो हाउसिंग जो हमारा वर्टिकल है उसमें भी, और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन जिसमें रियल एस्टेट फाइनेंस करना है, बड़े बड़े बिल्डर्स को फाइनेंस करना है, तो उनको भी हमने बहुत अच्छे खुले दिल से पैसे दिए और समझ के पैसे दिए। और दूसरा उसमें हमें हर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी एंड स्टेट बैंक की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिली कि हमने हर क्वार्टर में, इसमें स्टेट बैंक ने ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, स्टेट बैंक ने हमें टारगेट्स दिए थे क्वार्टर वाइज, और वो क्वार्टर वाइज हमें अचीव करना थे। तो उसमें लास्ट 3 क्वार्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरपास किया और अपना साल का टारगेट हमने जून में अचीव कर लिया था। चलें, इससे अच्छी बात क्या है कि अचीवमेंट जो है आपकी बढ़ती चली जा रही हैं। और अच्छी बात ये भी है कि अब जो है आपने कहा बड़े बड़े बिल्डर्स को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपने जो है फाइनेंसिंग करवाई आपके बैंक ने, लेकिन अब लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम जो है उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगी आपसे। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी इसमें कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से ये प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह जो है लोन लिया जाता है, ये आप बताइए। और साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग का जब हम जिक्र करते हैं, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो कितनी इसमें डिफरेंस है? क्या कोई आम उस बैंकिंग में जाएं या इस्लामिक की तरफ जाएं तो क्या इसमें किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे? और साथ साथ ये भी कि क्या इसमें अगर जब आप आते हैं इस्लामिक बैंकिंग की तरफ तो क्या चैलेंजेस हैं? जी, इट्स अ वेरी गुड एंड रेलिवेंट क्वेश्चन। मैं इसको ना आपके सवाल को 2 हिस्सों में डिवाइड, बिल्कुल, ये 2 हिस्सों में किया जाएगा। पहला हिस्सा तो है आपने कहा लो कॉस्ट हाउसिंग। देखिए, लो कॉस्ट हाउसिंग में मैं आपको नंबर से जस्टिफाई करता हूँ कि मीज़ान बैंक के पास तकरीबन 10,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई। ओके।
राइट। अब 10,000 एप्लीकेशंस जिसको हम कहते हैं ना मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो प्रोडक्ट है स्टेट बैंक, अब उसके अंदर हमने अप्रूवल भी की तकरीबन 4,500 केसेस की। 10,000 में से 4.25, ये एक बहुत अच्छा नंबर है। अब इस नंबर के बावजूद जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये है कि जब हमने इनको अप्रूवल्स भी दे दी, इसका मतलब आपने सैंक्शन कर दिया इनको फाइनेंस कि भाई आप जाके इतने अमाउंट का घर ढूंढ लें, लेकिन जब वो मार्केट में ढूंढने जाते हैं उनको 2 चैलेंजेस आए। एक चैलेंज ये आया कि मुझे वो घर नहीं मिलता जो बैंक का या लीगल हो या कोई एक्सटर्नल लीगल डिपार्टमेंट हो। बैंक्स तो डॉक्यूमेंट में भी डील करता है क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स के भी और डिपॉजिटर्स के पैसे भी प्रोटेक्ट करने हैं। तो अगर उसमें हमने टाइटल को ठीक इंश्योर नहीं किया कि वो लीगली मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी है, तो हम इसका मतलब है अपने बैंक को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे। एज अ सीनियर पर्सन हमारा, एज अ प्रोफेशनल हमारी ये जॉब है। अच्छा, अब उसमें चैलेंज क्या आता है? उसमें चैलेंज ये आता है कि कस्टमर कहता है भाई मेरे पास लिमिट तो है, मैं मकान लेने के लिए जाता हूँ तो मैं वो मकान कहाँ ढूंढूं? कराची में, बड़े शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में लो कॉस्ट हाउसिंग में अगर वो मकान ढूंढते हैं जी, तो उनको वो शायद मकान तो मिलता है लेकिन उसमें बिल्डिंग के कुछ चैलेंजेस हैं। बिल्डिंग में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो बैंक की नज़र में वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजेबल कैसे होगी? सही। मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई प्रोजेक्ट बाद में उस पर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए और बैंक ने उस पर पैसे दे दिए हों तो आप कहेंगे कि भाई ये तो बैंक के पैसे हैं, और अगर वो बिल्डिंग ही नहीं रही तो पैसे भी नहीं देगा आपका ऑब्लिगर। एक तो ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है ज़मीन का महंगा होना। ज़मीन अगर महंगी हो जाएगी तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसमें बिल्डर का कसूर नहीं है। तो बिल्डर कहेगा मैं तो रॉ मटेरियल लगाऊंगा, सीमेंट सरिया वगैरह खरीदूंगा और कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, पैसे चाहिए होंगे तो मैं बैंक से ले लूँगा। लेकिन अगर एक हाउसिंग यूनिट तैयार होगा 1 करोड़ रुपए का और उसकी कंस्ट्रक्शन होते होते कॉस्ट बन जाएगी 1.25 करोड़ रुपए, तो इसका मतलब है उसकी इनकम एस्टिमेशन या इसका प्रोफाइल आउट हो गया और वो उसका डेट बर्डन इससे मीट नहीं हो सकता। तो एक तो ये चैलेंज हुआ। एक तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लो कॉस्ट हाउसिंग में चैलेंजेस क्या हैं। ऑन द अदर साइड जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, इस्लामिक बैंकिंग के बारे में हम आम आदमी को ये ज़रूर बताएं कि ये एक कैसे शराकतदारी करता है, चाहे वो मीज़ान बैंक हो या वो कोई और इस्लामिक बैंक हो। सब इस्लामिक बैंक जो है वो रिस्क शेयर करते हैं जो कि आम आदमी को नहीं समझ आएगा। आम आदमी तो ये सोचता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे कितने देने हैं, वो ये सवाल पूछता है। अब अगर कोई जो आप इसका जो लो कॉस्ट हाउसिंग का 3 टीयर्स में डिवाइड है, जिसका टियर 1 है ना, टियर 1 सबसे सस्ती प्राइसिंग पे है। सस्ती प्राइसिंग का मतलब है कि उसके पहले 5 साल में 2% फाइनेंसिंग कॉस्ट है, आखिरी 10 सालों में भी उसकी टोटल कॉस्ट 5% है। तो मुझे यहाँ पे ये पूछना है, ये जब ये परसेंटेज बढ़ती चली जाती है और पहले से पता होता है ना, जब बैंक लोन दे रहा होता है तो उसी वक्त उस चीज़ को जो है हाईलाइट क्यों नहीं कर दिया जाता, पहले से बताया क्यों नहीं जाता कि आप जब इस प्रोसेस पे पहुँचेंगे या जब आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट मिलने वाला होगा तो उस वक्त आपको ये प्राइस जो है पड़ेगी, चाहे वो किसी हिसाब से भी आप करें, चाहे मटेरियल के हिसाब से करें या आप बिल्डर पे जो भी खर्चा आया इस पे बात करें। हाँ जी, देखें मैं वही थोड़ा सा कंटिन्यूटी में अपनी उसी बात को कंप्लीट करूंगा ना, तो इस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा। मैंने कहा ना 3 टीयर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने इसमें इतना आसान ये बनाया कि भाई आपको ये रिस्क लेना ही नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ गई तो कैसे देंगे आप। उन्होंने कहा पहले 5 सालों में 2%, उसके अगले 5 सालों में 4% और उसके आखिरी 10 सालों में 5%। तो इसका मतलब है आपकी एब्सोल्यूट कॉस्ट आपको मालूम है, इससे वो बढ़ नहीं सकती। ये सिर्फ पहले तबके के लिए जो कि छोटा तबका है और उसको 35 लाख रुपए तक का मकान ले सकता है वो, इसकी मालियत का, और उसके अंदर जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग अमाउंट है वो 27 लाख रुपए है। यानी कि अगर वो 20 साल के लिए लेता है तो रफली कोई 15-16 हज़ार के करीब उसकी मंथली किस्त बनती है। तो इसका मतलब है इसमें मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसकी दूसरी साइड क्या है? इसकी दूसरी साइड ये कि आपने आज उसको कर्जा दिया है, आज की इनकम देखते हुए उसको, अगर उसकी इनकम और उसके एक्सपेंसेस में गैप कम होता जाएगा तो वो बैंक की किस्त नहीं दे पाएगा। तो बैंक ने वो इवेल्युएट करना है कि वो डेट बर्डन हम कितना रखें और वो उसमें से बैंक का प्रॉफिट कैसे निकाल के दे सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में तनवीर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये किस्तें मैंने 2 साल तक देनी थी और अगर ये सब प्राइसेस बढ़ गई और बर्डन हम नहीं डालना चाहते खाली बैंक पे, क्योंकि जाहिर बात है जो परचेज कर रहा है, जो बायर है, उसके ऊपर भी ये बर्डन पड़ेगा, तो उसको वो जो 2 साल थी उसे 2.5 साल के उस पर इंस्टॉलमेंट पे ले जाए मजीद और इंस्टॉलमेंट। जी, मैंने कहा ना कि इसमें जो रेगुलेशन भी है और कंज्यूमर बैंकिंग के जो लॉज हैं वो भी हमें मैक्सिमम 20 साल तक की हम पॉलिसी बनाते हैं उसमें। यानी कि आप किसी की अगर उम्र 40 साल है जी, तो हम एक एस्टिमेट करते हैं कि उसकी 60 साल तक तो वो अर्निंग कुछ ना कुछ करेगा, तो 20 साल आपके पास बफर है।
अब अगर किसी की उम्र 45 साल होगी तो उसके पास नेट तो वो 15 साल का के बनेगा। उसमें दिया तो जितना टेनर आप बढ़ाएंगे यानी कि जितने साल आप बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी इंस्टॉलमेंट छोटी हो जाएगी। बट ऑब्वियसली आम आदमी के लिए वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। वो कहेगा कि मैं 15 साल एक कॉस्ट पे करता रहूंगा या 20 साल पे करता रहूंगा, तो मुझे ज़्यादा पे करना है। वो ऐसे सोचता है। सही। अब ज़रा थोड़ा सा मुझे आप मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से बता दें कि ये प्रोसेस मीज़ान बैंक में अगर हम लेने आ रहे हैं और हमें पता है कि हमें तो वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम जो है उसमें घर लेना है, तो किस तरह आएंगे आपके पास, किस तरह प्रोसेस चलेगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने कुछ फ्लायर्स प्रिंट किए हुए हैं, कुछ ब्रोशर्स प्रिंट किए हुए हैं। तो जब कस्टमर आता है उस पर सवाल करता है कि भाई मुझे कितने साल का मिल सकता है, तो बैंकर ये जो भी डेस्क पे साहब बैठे हैं वो उससे ये पूछते हैं कि आपको की टर्म्स क्या हैं, आपकी आमदनी क्या है। सही। अब फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे फॉर्म्स देखेंगी ना तो उसमें 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किए हैं, फॉर्मल इनकम वाले लोग, इनफॉर्मल इनकम वाले लोग और फिर बिजनेस वाले लोग। तो जो इनफॉर्मल सेगमेंट है, इनफॉर्मल सेगमेंट तो आपको अगर कोई ठेले वाला है या कोई प्लम्बिंग करता है तो वो इनकम कैसे जस्टिफाई करेगा? ये आपसे मैं पूछती हूँ अभी कि किस तरह जस्टिफाई करेगा और अब बैंक जो है सिलसिले में क्या करता है, क्योंकि फॉर्म मैंने पूरा पढ़ा है और मेरे सामने ये आपका फॉर्म जो है कंप्लीट मेरे सामने रखा हुआ भी है। उसमें मुझे भी बहुत सारे आपसे सवालात पूछने, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि भाई जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, ख़ासतौर से मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से कि प्रोसेस क्या है, तनवीर साहब हमें बता रहे थे। और इसमें तनवीर साहब आप पहुंचे थे इस बात पे कि भाई इसमें 3 टाइप्स का आपने हमें बताया, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं भाई प्लम्बर भी होता है, तो कोई अगर सब्ज़ी वाला भी है या कोई शॉपकीपर है, तो उसकी इनकम के हवाले से आप बात कर रहे थे। जी, मैं आपको बताता जो टियर 1 है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है, नाफडा की तरफ से, नाफडा के एक स्ट्रक्चर में, तो उसमें इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को अकोमोडेट करने की ज़्यादा पुश भी होनी चाहिए और हमारी भी नीयत होनी चाहिए ताकि वो उस असल तबके को पैसे मिलें। लेकिन उसमें चैलेंज सबसे ज़्यादा बैंक्स को ही आता है कि उनकी इनकम को एस्टिमेट कैसे करें। अच्छा, अब उनकी इनकम को एस्टिमेट करने के लिए बैंक्स ने, स्टेट बैंक ने हमें गाइड भी किया और मिल के हमने एक पॉलिसी ये बनाई कि उसकी तो ज़ाहिर है कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, ना उसका कोई एम्प्लॉयर है जो लिख के दे दे कि भाई इसकी इतनी आमदनी है। तो अगर वो बिजली का महीने का बिल टाइम पे करता है, वो गैस का बिल टाइम पे करता है और वो महीने का अगर 3 से 5 हज़ार का बिल बनता है तो एक आपको पता चल गया कि इतना ये एक्सपेंस इन यूटिलिटीज़ पे निकालता है। दूसरा, वो महीने का किराया देता है जहाँ वो रहता है, तो अगर वो 15,000 10,000 किराया देता है तो उसका मतलब है कि ये ऐसा एक्सपेंस है जो वो मंथली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे दे रहा है। तीसरा एक एक्सपेंस हो सकता है जो कि ज़रा सा यूनिक चीज़ है कि आप उसका एस्टिमेट लें टेलको से, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से, कि वो महीने का मोबाइल का बिल कितना देता है, नेट का सारा। हाँ, तो अगर वो फेसबुक यूज़ करता है या बाकी सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो इट मीन्स कि वो डेटा भी इस्तेमाल करता है और उसका ये वाला भी एक्सपेंस अकाउंट फॉर किया जा सकता है। तो रफली इफ़ अगर आप एस्टिमेट करते हैं कि 20,000 रुपये वो मंथली एक्सपेंडिचर करता है तो वो 15,000 रुपये या 16,000 रुपये की किस्त बैंक के लिए निकाल सकता है। तो एक तो ये तरीका है, बट अगेन ये एक इवॉल्व हो रहा है ये काम। पहले तो लोग इसको ज़ाहिर है मुश्किल समझते थे, लेकिन जो एक रियल एस्टेट फाइनेंस का एक रिजीम बना है मुल्क के अंदर, उसकी बेसिस पे अब बैंक्स ने अपनी एपिटाइट बनाई है और उसको हम कंसिडर करने को तैयार हैं। ये किस तरह का फॉर्म आपने मुझे भेजा हुआ है? जो मेरे पास है इस वक्त, जिसमें ये तमाम चीज़ों का जिक्र है, और ये एक नहीं मेरे ख्याल से 2 फॉर्म बी भी है इसमें। फॉर्म बी, मैंने आपसे कहा कि इसमें ना आप मोटी मोटी 2 कैटेगरीज करें, पहले फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, सही। फिर उसके बाद उसमें सब कैटेगरीज करें। सब कैटेगरीज में एक हो गया कारोबारी बंदा, कारोबारी बंदे की इनकम एस्टिमेट सही। आपके पास अगर कारोबारी बंदा आएगा तो आपको उसके लिहाज से आप फॉर्म देंगे, अगर कोई मेरी तरह जॉब करते हैं कोई आएगा तो उसको उस लिहाज से, और जो आपने भी बताया समझाया है उस लिहाज से आप फॉर्म देंगे। सही। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म के हवाले से, क्योंकि अभी फॉर्म की बात चल रही है, तो जब मैंने इसको पढ़ा तो 2-3 बातें बहुत, और नहीं कोई शेयर करना चाहता तो ऐसी सूरत हाल में क्या फिर उसको लोन नहीं मिलेगा? जी देखें, अगेन अ रेलेवेंट क्वेश्चन, लेकिन इसमें बैंक ने ना आखिर इनकम की बेसिस पे फैसला करना है। मेन कंपोनेंट है कि उसकी इनकम, क्योंकि अगर वो किस्त नहीं दे सके, मैं ले रही हूँ तो मेरे इनकम को ही देखना तो है ना। अगर आपके केस में बात करें तो आप अगर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहती तो बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप पहले अपनी इनकम के बारे में बताएं। आप अलोन हैं, आपने कहा मैंने ये मंथली एक्सपेंस मेरा निकल सकता है, आपने एस्टिमेट कर लिया, बैंक ने भी कर लिया, जस्टिफाई हो गया। लेकिन अब उसमें जो स्पाउस की या अदर रिलेटिव्स की जो डिटेल्स हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि ऑब्वियसली अगर
फ्यूचर में आप ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, या आप किसी को, आपके बाद हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है ना, उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसको चली जानी चाहिए, आप बैंक को क्या मैंडेट दे के जाना चाहती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लीगली इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल तो कोई किसी गारंटी देने को तैयार ही नहीं होता, ये तो बहुत बड़ी बात है प्रॉपर्टी के लिए किसी की कोई गारंटी दे, कोई रिश्तेदार रिलेटिव नहीं एक दूसरे। आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं? नहीं, वो आप सही कह रही हैं, लेकिन देखें ना, तो ये बहुत मुश्किल मरहला नहीं है जब आप अप्लाई कर रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं तो? ये मरहला और ये प्रोसेस जो है, ये तो इसीलिए डिफाइन किया गया ना, हम हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आप, बैंक कैसे चलता है? बैंक चलता है डिपॉजिटर्स के पैसों से। हमने उन डिपॉजिटर्स को शरई तौर पे एसेट पे जो रिटर्न हमें मिलता है वो हम कमाते हैं, वो उनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अगर अज्यूम करें हमने किसी से इसमें गारंटी नहीं ली और वो गारंटर नहीं ला सकता, और कल को वो कहे कि जी अब मैं पैसे भी नहीं दे सकता और मैं दुनिया में भी नहीं हूँ, तो बैंकर किसके पास जाके पूछेगा? और हमने जब इतनी रिलैक्सेशन भी दे दी हो कि यार तुम्हारे पास इनकम का प्रूफ भी नहीं है, तुम्हारे पास तालीम भी नहीं है, तुम इसको लिख के भी नहीं दे सकते, तुम इसको ड्राफ्ट भी नहीं कर सकते, तो हम तुम्हें गाइड कर देंगे, लेकिन कल को अगर तुम नहीं रहे तो हम किससे पूछें? नियत अगर तुम्हारी बदल जाए तो किसके पास जाएं? बिल्कुल तनवीर साहब, यहाँ पे फिर मैं चाहूँगी कि थोड़ा इजी ज़बान में हम, अगर हम लोगों को आसानी के लिए बता सकें कि इस वक्त बैंक जो है, जो पहले की निस्बत जो हाउसिंग लोन होता था उसकी निस्बत आज अगर हम देखें तो ज़्यादा आसान तरीक़ाकार हो गया है, ज़्यादा ईजी हो गया है, लोगों के लिए मुश्किलात जो हैं वो कम कर दी हैं बैंक्स ने? ये चीज़ पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा आसान हुई है। और आप ये देखें कि चाहे वो रोशन डिजिटल की बात हो या उसको आप हाउसिंग से लिंक करें, बैंक्स अब जाके खुद से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक्स ने, आपको पता है हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से हायरिंग हुई है हाउसिंग डिपार्टमेंट में इस वजह से, बिकॉज हम इतने बल्क एप्लीकेशन को कैसे एंटरटेन करेंगे। कुछ लोगों से हमने कुछ सवालात पूछे, ख़ासतौर से मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से, और ये भी पूछा उनसे कि अगर उनके पास घर है तो उन्होंने किसके थ्रू लिया है, या वो किस तरह रहते हैं, क्या उन्हें वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम के बारे में पता है या नहीं। तो चलें देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में। आए मिलके हम दोनों देखते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कि और लोगों ने क्या कहा। मेरा सब्ज़ी का काम है, ठीक है, और रेंट पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, ना होने के बराबर है, ठीक है। और ये बैंक से लोन भी नहीं मैं ले सकता, इसलिए कि कुछ ना कुछ तो वहाँ भी जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह ये मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो छोटा बंदा है वो किस्तें नहीं दे सका, वो आगे क्या हुआ, वो फिर इन्वेस्टरों के हाथ चढ़ गए, आगे बिकते बिकते अब उनकी कीमतें देख लें वो करोड़ों पे चली गई हैं। तो वो छोटा बंदा तो उसमें आ ही नहीं सकता ना। ठीक है, मैं जो सा कम से कम 28-29 साल से मैं किराए पे रह रहा हूँ, और किराए के अंबार जो हैं वो इतने अंबर में हैं कि 15,000-16,000 रुपया से कम कोई नहीं है। और अब यह हुकूमत ने जो से फिलसिटरी की है, ऐलान किया है कि जी सिविल बंदे को जो है कम से कम 20-22 हज़ार तनख्वाह होनी चाहिए, वो कहीं नहीं है। जी तनवीर साहब, आपने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं और कितना वो जानते हैं और कितना नहीं जानते, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जी देखें, बिल्कुल आपने जो 2-3 क्लिप्स अभी रन किए हैं, इसमें वही सेक्टर है ये इनफॉर्मल सेक्टर। अच्छा, अब इस बेचारे इसी तबके को असल ज़रूरत भी है घर की जी। और ये जो इसमें एक मिसकंसेप्शन है ना, ये आपके प्रोग्राम से भी लोगों को क्लियर होना चाहिए और आगे की प्रोग्राम में भी आप ज़रूर बताएं जी कि जो टियर 1 है वो है ही इन्हीं लोगों के लिए, और उसमें मार्कअप बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, उसमें प्रॉफिट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। उसमें पहले 5 साल तो है ही 2%, और ये रिड्यूस किया अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ने। तो मेरा ख्याल है ये बहुत फोकस करके स्कीम बनी है इसी तबके को उठाने के लिए। लेकिन हम जाहिर है कुछ ऐसा चैलेंज है जो हम सबको मालूम है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो चैलेंजेस 2 हैं। एक मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर घर लेने के लिए जाता है तो वो कहता है जी मकान मिल तो रहा है बट इतना महंगा मिल रहा है, मैं कैसे ख़रीदूँ। दूसरा चैलेंज ये है कि वो एक तरफ से कहता है मैं 15,000 रुपये आज या 10,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, मुझे बैंक से भी किस्त मिलेगी तो इतनी मिलेगी, लेकिन अगर बैंक से मैंने लोन फाइनेंस ले लिया तो बैंक के नाम से शायद अगर वो शायद था और वो कन्विंस हो गया लेने के लिए, तो मुझे अपने पास से कुछ सेविंग लानी है। अब वो सेविंग मैंने जैसे आपको 35 लाख रुपए के पहले टीयर की एग्जांपल दी, तो 35 लाख में 27 लाख रुपए मैक्सिमम उसको कर्जा मिलेगा और 3 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से उसको सब्सिडी मिलेगी और 5 लाख रुपए उसने अपने पास से लाने। अगर 35 लाख का वो घर है तो 5 लाख रुपए उसकी सेविंग नहीं होगी तो बेचारा कहेगा मेरे पास तो है नहीं, मुझसे 5 लाख रुपए मांग लिए। अब ये नहीं हो सकता, हमें ये सबको समझना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता कि उसकी कोई सीड मनी इक्विटी ना हो, यानी अपने पैसे वो कुछ ना लगाए, तो उसका तो बिल्कुल ही
क्लियर कट उसको नजर आएगा कि अगर मैंने नहीं दिया तो नहीं दिया, मेरा क्या स्टेक है। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो 2 साल पे अगर था, समझाने के लिए जो बात मैंने भी की थी कि अगर 2 साल पे था तो उसको 2.5 साल पे ले जाएं, 2.25 साल पे ले जाएं, तो इस तरह वो जो 5 लाख हैं वो भी आप उससे अमाउंट ले लेंगे, क्योंकि दे बगैर तो गुजारा नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी सब चीज़ें हैं, तो उसको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो समझाना पड़ता है यकीनन जब लोन आप देने लगते हैं। थोड़ी सी बात करूँगी इस सिलसिले में, मीज़ान बैंक का आपने जो जिक्र किया कि शरिया कंप्लायंस हाउसिंग स्कीम भी है, वो क्या है, थोड़ा सा उसको भी समझा दें हमारे लोगों को। जी देखें, मीज़ान बैंक क्योंकि सिर्फ शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग करता है। शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग ये है कि हम पैसे पे पैसा नहीं देते, ओके, हम एसेट को फाइनेंस करते हैं, चाहे वो हमारी कोई सी भी प्रोडक्ट हो। तो इसीलिए इसको शरई तौर पे हलाल कहा जाता है। जी। अच्छा, अब इसमें हमारी एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मुशारका। मुशारका एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब है हम शराकतदारी करते हैं। अगर आज एक कंज्यूमर आके कहता है कि मुझे मीज़ान बैंक से फाइनेंसिंग लेनी है, हाउस फाइनेंसिंग लेनी है, तो हम उससे कहते हैं कि हम आपको मुशारका देंगे, और मुशारका में अज्यूम कर लें कि 100 रुपए की चीज़ है, तो 20 रुपये आज वो अपने दे रहा है और 80 रुपये का बैंक फाइनेंस कर रहा है, तो बैंक जो है उसके साथ पार्टनरशिप में आ गया 80-20 की। अच्छा, अब इस जो 80% हमने दिए हैं उसके हम यूनिट्स बना देंगे, और वो यूनिट्स मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे वो कंज्यूमर हमसे ख़रीदता रहेगा, हमारी ओनरशिप कम होती रहेगी, उसकी बढ़ती रहेगी। अच्छा, फिर साथ साथ जो हमारा हिस्सा है हम उसकी किस्त चार्ज कर लेंगे, यानी कि एक रेंटल कॉन्सेप्ट है उसमें। जैसे वो आज रेंट देता है तो वो रेंट की बेसिस पे मंथली उसका गुजारा भी होता रहता है, और उतना ही उसकी इनकम, अज्यूमिंग कि अगर आपका कंट्री का डिस्काउंट रेट नहीं बढ़ता, इंटरेस्ट नहीं बढ़ता इकोनॉमी में, तो उसका फिर उसकी इंस्टॉलमेंट पे चेंज नहीं आएगा, फिर वो तकरीबन उतनी रहेगी, क्योंकि स्टेट बैंक ने तो अपने जो पहले 10 साल हैं उसका बता दिया ना रेट, टियर 2 और टियर 3 में। टियर 1 में तो पूरे 20 साल के लिए बता दिया कि चेंज नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसकी इस टियर 1 की अवेयरनेस आप अपने प्रोग्राम में और ज़्यादा दें, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से और ज़्यादा दें, उनको बताएं कि क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में फाइनेंशियल इंक्लूजन इस्लामिक बैंकिंग साइड पे काफ़ी हुआ है पिछले 10-15 सालों में। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहें। जी जनाब, ब्रेक से आ गए हैं वापस, और ब्रेक में भी इसी प्रोसेस को जानने की मैं कोशिश कर रही थी कि कितना आसान हो सकता है जो आपको समझाया जाए। तनवीर साहब की भी पूरी ये कोशिश है, तो ये प्रोसेस कितना स्लो है, और अगर प्रोसेस वाकई स्लो है तो इसकी कोई रीज़न है, जबकि स्टेट बैंक तो कह रहा है कि उन्होंने डिस्पर्स किए हैं इस सिलसिले में, बैंकों को पैसे दिए। जी, एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो इसका मतलब उसमें आपको मालूम है कि लिमिट कितनी है, आप उससे जाके मर्चेंट से शॉपिंग कर सकती हैं। इसी तरह से अगर आपको हमने लेटर दे दिया कि आपकी लिमिट अप्रूव हो गई, अब उसने जाके मकान आइडेंटिफाई करना है। अब वो जब बेचारा मकान आइडेंटिफाई करने जाता है तो उसको उस कीमत में मकान नहीं मिलता, दूसरा उसको ये मसला आता है कि वो मॉर्गेजेबल मकान नहीं मिलता। सही, आपने ये बात अभी स्टार्ट में बता दी है। मैं थोड़ा ये मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से मैं ये एग्जैक्टली एमपीएमजी, उसका तो पता ही ना कि हम वहाँ पे जाके लेना है हमें, तो उसके हवाले से बताइए। जी, अब मैं एमपीएमजी, ये जो डेटा मैंने आपको बताया ना, एमपीएमजी का बताया, जो सारा डेटा भी आपने शेयर किया, अदरवाइज तो हमारा इससे ज़्यादा है काफ़ी नंबर। अच्छा, अब मैं प्रोसेस का क्या है कि एक शख्स आएगा और वो कहेगा कि जी मुझे मकान चाहिए, उसकी इनकम हमने एस्टिमेट की, वो वेरीफाई हो गई, हमने अप्रूव कर दिया, हमारा एक प्रोसेस है उसमें हमने अप्रूव कर दिया। अप्रूवल होने के बाद आप उससे कहेंगे कि अब डिसबर्समेंट की तरफ जाना है। हमारी भी ख्वाहिश ये होगी कि जब हमने अप्रूव कर दिया तो पैसे हमसे ले, हमसे फाइनेंसिंग ले, क्योंकि हमने उसके ऊपर कॉस्ट लगाई है। हमारी कॉस्ट क्या है? हमारी कॉस्ट ये है कि जब हम उस प्रोसेस को रन करेंगे तो 6-7 लोग उसके अप्रूवल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, जो फ्रंट ऑफिस का स्टाफ है वो इन्वॉल्व होगा, उसको अटेंड करने की कॉस्ट है। तो सर्विस इंडस्ट्री प्रोसेस को कंप्लीट टाइम कितना 1 मंथ लग जाता है इस प्रोसेस में? क्या कितना टाइम लगता है? जो मुझे जहाँ तक आइडिया मैंने कहीं पढ़ा है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो हम उसका डिसीजन 7 डेज में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, अब उसको सिखाना पड़ेगा, आप उसको सिखाना ही पड़ेगा कि तुम भाई अपना यूटिलिटी बिल लाओ। अब वो यूटिलिटी बिल लाएगा, 1 महीने का ला पाएगा, नहीं निकालेगा, हम खुद फिर इंटरनेट से जाके एक्सेस लेके बिल उसके निकालेंगे। हमें पूरे एयर का करना पड़ता है ये प्रोसेस, पूरे एयर की आप इनकम या सब चीजें देखते हैं या सिर्फ मंथली? अभी आपने कहा ना 1 महीने मतलब इसमें जैसे फॉर्म्स में आपने पढ़ा होगा, लिखा है कि आप एटलीस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लाएं। अब
6 महीने का बैंक स्टेटमेंट सैलरीड क्लास के लिए डिसीजन। इसमें भी आपको बताऊं, जो आप टर्न अराउंड टाइम की बात कर रही हैं ना, सैलरीड क्लास के लिए बहुत आसान होता है। मतलब एक शख्स अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसका एम्प्लॉयर उसको लिख के दे सकता है कि भाई इसकी ये मंथली सैलरी है, साथ वो बैंक स्टेटमेंट लगाएगा तो आप वेरीफाई कर लेंगे। साहब आपने ये तो आसानी से बता दिया है बिल्कुल कि भाई 7 डेज भी लग सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा रियलिटी वाली बात करें लोगों को, ताकि लोगों को, अगर आप 7 डेज का कहेंगे और कोई सब कुछ ले आया और 7 डेज में नहीं हुआ तो फिर वो तो कहेगा ना भाई हमने तो उस प्रोग्राम में, तनवीर साहब आप ये बात कर रहे थे, आपको हाँ, नहीं मैंने आपसे कहा कि 7 डेज में हो सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो उसने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो उसकी पूरी हो। अगर वो नहीं होगी तो वो 45 दिन भी लगेंगे, लेकिन वो 45 दिन लगने में बैंक का कसूर तो इसलिए नहीं हो सकता कि बैंक ने उसको गाइड करना है कि अब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। देखिए हमें इस चैलेंज को भी हमने भी लिया हुआ है, सारी इंडस्ट्री ने लिया हुआ है कि हम उनको फिर एजुकेट करते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, ये यहाँ से मिलेगी। फिर हमें अपनी इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है, अपने स्टाफ को भी ट्रेन करना है कि भाई इन्फॉर्मेशन इनको ऐसे ऐसे सिखानी है। तो जब हम इस माशाल्लाह से ये जो नंबर्स अचीव हो रहे हैं ये भी किसी प्रोसेस के थ्रू अचीव हो रहे हैं। तो जो इनकरेजिंग बात है वो ये है कि इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अगर बैंक्स मीज़ान बैंक की तरह कुछ इसमें लीडिंग पोजीशन पे कॉम्पीट कर रहे हैं तो हम नंबर 1, 2 के आसपास ही। मैं वही रिजल्ट आपसे पूछने लगी थी कि आप जो ये बात कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि प्रोसेस जो है, जो मुझे लगा कि स्लो है, नहीं इस तरह नहीं है, और लोगों को जो है अब आपको लगता है कि आने वाले अगले साल में जो है घरों का कब्जा या घर जो है उनके हो जाएंगे? जी, अब इसमें देखें, इसमें भी मल्टीपल केसेस होते हैं। एक केस वो होता है कि एक इंडिविजुअल ने एक प्लॉट लिया है 125 गज का, विच इज़ 5 मरला, तो वो प्लॉट वो खुद पैसे लेके कंस्ट्रक्शन करेगा, ये भी चीज़ हो सकती है, और ये इस्लामिक में भी हो सकती है, इस्लामिक बैंकिंग में। दूसरा केस ये होता है कि वो अपार्टमेंट बुक कराना चाहता है, तो उसमें अपार्टमेंट जब तक तैयार नहीं होगा तो हम शरई तौर पे भी उसका कब्जा नहीं ले सकते ना उसको दे सकते। सही। तो उसमें ये कुछ चैलेंजेस हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट्स में, लो कॉस्ट हाउसिंग में चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब तक मैं वंस अगेन आई विल से कि जितनी अभी तक 1.5-2 सालों में इस पर एफर्ट हुई है ये बहुत अच्छी एफर्ट है, और पाकिस्तान को इससे एक नई डायरेक्शन मिली है। हाउसिंग हमारी बहुत ज़रूरत है, और अच्छे जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी सक्सेस में काफ़ी बड़ा रोल रहता है रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस का। और मेरा ख्याल है जितनी इंडस्ट्री इससे लग रही है, आप देखें जितनी भी ये अलाइड इंडस्ट्री है जिसमें पेंट है, हार्डवेयर है, वुड वर्क्स है, ये सब आप इनकी इनकम लेवल कम नहीं हुए होंगे, बल्कि कंपनीज के रिजल्ट भी बैंक्स में आपने खुद कहा, बैंक्स का भी आपने जो बताया, तो यहाँ पे मैं बात करूँगी रोशन डिजिटल अकाउंट। आजकल बहुत उसके कमर्शियल भी आ रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कितना इसमें पार्टिसिपेट है, कितना इनको इससे फ़ायदा है, हाउसिंग में क्या रोल है ख़ासतौर से ये लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए अगर बात करें तो? जी देखिए, रोशन डिजिटल अकाउंट वंस अगेन बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और उसने हमें रेमिटेंसेस के हवाले से भी बहुत सपोर्ट मिल रही है एज अ कंट्री, और इससे स्टेट बैंक ने इसको लिंक कर दिया हाउसिंग से भी और गाड़ियों कार फाइनेंसिंग से भी। तो उससे अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज पाकिस्तान में कोई रियल एस्टेट फाइनेंस लेना चाहता है और उसने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उस पर उसको रिटर्न भी मिल रहा है, तो बैंक ने कहा कि आप सीधा सीधा ये तो 5 साल 7 साल के लिए आपने ये जमा करा दिया ना, आप इस पर हमें इजाज़त दें, हम लियन करते हैं और आपको बगैर किसी फर्दर डिटेल्स में जाए हम कहते हैं जी आपको फाइनेंस दे देते हैं, और वो एटलीस्ट आप 5 ईयर्स तक 7 ईयर्स तक तो उसको सिक्योर कर सकते हैं जितनी टर्म है उस डिपॉजिट की। अच्छा, दूसरा इसमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट में बुकिंग कराना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने बुकिंग कराई, उसमें हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को अपनी इनलिस्ट कर देते हैं। मतलब एक्स प्रोजेक्ट है, उसका ये फीचर्स हैं, मीज़ान बैंक उसके पैरामीटर्स को एवेल्यूएट कर चुका है, इस प्रोजेक्ट की ये स्ट्रेंथ है, और उस पर हम हाउस फाइनेंस देने को तैयार हैं, और वो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स पे भी हम कर रहे हैं फाइनेंस में। तो अल्लाह ताला का शुक्र है इसमें कि हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस रखा जब ये स्कीम शुरू हुई, क्योंकि हाई राइज में शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट बनाना एक काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ थी इस इंडस्ट्री के लिए। सही। अच्छा तनवीर साहब, लास्ट में मैं चाहूँगी कि आपसे मैंने बहुत कोशिश की और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कोशिश मेरी रही, मुझे भी समझ आ गया इस हवाले से, ख़ास तौर से मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से ही बात करना चाहती थी, क्योंकि बैंकिंग का इतना बड़ा जब रोल है तो वो जिस तरीके से लोगों को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों को क्या आप मैसेज देंगे इस हवाले से? जी देखिए, मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ थ्रू आउट इस्लामिक बैंकिंग से रहा है, और इस्लामिक बैंकिंग हमारे आम लोगों के जहनों में एक सवाल ये आता है कि ये कैसे फ़र्क है, हमको ये फ़र्क को क्लियर करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं समझ आता वो ज़्यादा से ज़्यादा आके पूछें, मुफ्ती साहिबान से बेशक पूछें जाके, और उनसे ये पूछें कि ये फ़र्क कैसे, एक साथ में इस्लामिक बैंकर को बुलाएं और हमें समझाएं। वो फ़र्क इतना क्लियर है कि हम जब एसेट पर रिस्क लेते हैं तो उसका मतलब है कि वो उसका प्रॉफिट और लॉस हम साथ में शेयर करते हैं,
उस किस मैकेनिज्म से करते हैं, बट आम आदमी ये समझता है कि आप तो वही काइबोर यूज़ करते हैं, काइबोर हम एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिल के आपके तरह के जो प्रोग्राम्स शोज हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू हमें लोगों को समझाना चाहिए और उनको ये पहुंचानी चाहिए बात। बिल्कुल, हमारी तो यही मेरा कोशिश ख्याल है और हमेशा ये रहेगी। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी तरीके से आपने ना सिर्फ शरिया कंप्लाइंस के बारे में बताया, बल्कि आपने ये बताया कि किस तरीके से जो है आसानी से हम जाके जो है बैंक के पास जाएं और बैंक जो है हमेशा हमारी खिदमत के लिए हमेशा से बैठा हुआ है और कर रहा है। ख़ासतौर से लो हाउसिंग जो स्कीम है उस पर जो बात हो रही है, और उसकी बात यही है कि लोगों तक जो है हर बात पहुँचे और आसानी से, और मुश्किल जो है उसको अपने आसानी में तब्दील कर दिया है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। और यहाँ नाज़रीन आपको ये कहूँगी कि जिस तरह तनवीर साहब ने कहा कि अब जो है आसानियाँ पैदा कर दी हैं और बैंकिंग के हवाले से कभी कोई कंप्लेन हो, कुछ हो, हर वक्त हर बैंक जो है वो खिदमत के लिए भी तैयार है और हर जगह पे एक डेस्क जो है मुकर्रर है जो आपको कोई भी फॉर्म आपको लेंगे तो उसके बारे में समझाएगा, बल्कि तमाम प्रोसेस जो है उसको साथ लेकर चलेंगे भी। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।